ये कहानी है एक नेता के पराभव की, ये कहानी है एक राजमाता के बदले की, ये कहानी है कांग्रेस की पहली हार की। लेकिन इन सबसे पहले ये कहानी है एक ऐसे नेता की जो मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की सरकार बनाता है और तब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र कुछ नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। मुख्यमंत्री थे तब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और सामने थी ग्वालियर की महारानी। ये जंग थी जो एक भाषण के चलते शुरू हुई। ये दंभ तोड़ने की लड़ाई थी जो लोकतंत्र के शीर्ष पर बैठे नेता में आ गई थी और फिर एक नया इतिहास लिखा गया। मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस सरकार राज में आई थी। साल 1967 मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस की हार, राजमाता का बदला हुआ पूरा। देखिए, राजमाता सिंधिया का जो अभ्युदय है वो एक किस्म के प्रतिशोध के साथ था। एक जमाने में वो कांग्रेस के साथ हुआ करती थी। माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस के साथ हुआ करते, उसके पहले विश्व हिंदू परिषद के साथ उनका जुड़ा हुआ करता था। लेकिन डीपी मिश्रा के साथ उनके मतभेद के चलते हुए उन्होंने एक अलग किस्म की बगावत कर दी और उस बगावत का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि 1967 में फ्लोर में डिवीजन हो गया। मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा अवसर था कि सदन का नेता कोई और था और मुख्यमंत्री कोई और था। सदन की नेता थी राजमाता विजया राजे सिंधिया और मुख्यमंत्री थे गोविंद नारायण सिंह बनी थी। द्वारका प्रसाद मिश्र जब आए मुख्यमंत्री के रूप में तो उनको राजे रजवाड़ों से बड़ी चिढ़ होती थी। उनको लगता था कि देश का अगर विकास नहीं हो पाया है तो इन राजे रजवाड़ों के कारण है। उनका ये मानना था कि जहां जहां अंग्रेजी राज्य रहा है वहां वहां विकास खूब हुआ, पर जहां जहां राजे रजवाड़े रहे, जहां पर ये सामंती ताकतें रही, उनने विकास नहीं किया। उसी के चलते उनके मन में एक और भाव था कि कांग्रेस का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये राजे रजवाड़े हैं, क्योंकि राजे रजवाड़े और अंग्रेज मानते थे कि हमें हमारी सत्ता अगर किसी के कारण गई है तो कांग्रेस पार्टी के कारण गई है। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला मोर्चा इन राजे रजवाड़ों के खिलाफ खोला और जो सबसे बड़ा जो राज परिवार आज भी है तब भी था राजनीतिक रूप से सक्रिय, वो था ग्वालियर का सिंधिया घराना। राजमाता उस समय बड़ी नेता हुआ करती थी। जवाहरलाल नेहरू खुद उनको कांग्रेस में लेके आए थे। तो इसी बीच में पचमढ़ी में एक युवक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। द्वारका प्रसाद मिश्र मंच से भाषण दे रहे हैं और भाषण देते समय कह रहे हैं जो बात मैंने अभी शुरू में कही कि राजे रजवाड़ों ने बहुत देश का नुकसान किया है और ये कभी कांग्रेस के हितैषी नहीं होंगे और हमें तो पूरी कोशिश करके इनको समाप्त करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। नीचे दर्शकों में राजमाता बैठी थी। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ राजमाता खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि पंडित जी, ये आप मुझे केंद्रित करके कह रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैं तो जनरल बात कर रहा था, लेकिन पर अगर आपको लगता है कि आपको केंद्रित करके कह रहा हूं तो मान लीजिए आपको केंद्रित करके ही कह रहा हूं। ये बात राजमाता को जमी नहीं। उसी समय उन्होंने तय किया, गुस्से में वो छोड़ के चली आई वो सम्मेलन, और उन्होंने तय किया कि मैं द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार को अपदस्थ करूंगी। लेकिन ये बदला केवल राजमाता का ही नहीं था। मन में रोष लिए एक और शख्स डीपी मिश्र को निपटाने में लगा था और शख्स डीपी के मंत्रिमंडल का ही मंत्री था। नाम गोविंद नारायण सिंह, पिता अवधेश नारायण सिंह, पद मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री। शीर्षस्थ नेताओं की एक समस्या भी होती है, कई बार वो नीचे जमीन से कट जाते हैं और द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ भी यही हुआ। चूंकि वो बुद्धिजीवी थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, अपनी शर्तों पे काम करने वाले लोग थे, तो उनके खिलाफ विद्रोह हुआ और उनको पता भी न चल पाया कि उनके खिलाफ विद्रोह हुआ है। गोविंद नारायण सिंह के पिता अवधेश नारायण सिंह विंध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री और फिर मुख्यमंत्री रह चुके थे। सो राजनीति गोविंद को विरासत में मिली थी। हालांकि IAS की परीक्षा पास कर गोविंद ने पिता को अपनी काबिलियत दिखा दी थी। गोविंद नारायण सिंह डीपी मिश्र के भी करीबी थे। जब काटजू के बाद डीपी कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए तो गोविंद ने अपनी सारी काबिलियत दिखाते हुए डीपी के पक्ष में रणनीति सेट की। लेकिन महज 3 साल के अंदर डीपी और गोविंद में अनबन हो गई। अनबन के बारे में बात करते हुए मायाराम सुरजन अपनी किताब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के में लिखते हैं,
गृह मंत्री रहते हुए डीपी मिश्र ने जो गुण सीखा था उसमें एक ये था कि दोस्त हो या दुश्मन, सभी की कमजोरी को दबा के रखो, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ काम आ सकता है। जब गोविंद नारायण सिंह मंत्री थे तो उन पर एक नर्स के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था। गोविंद को अंदेशा था कि ये सब डीपी मिश्र के रणनीति का हिस्सा है। साथ ही जब गोविंद नारायण सिंह मालवा में पड़ने वाले धार जिले से जुड़े मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए तो डीपी मिश्र ने पूरे सदन में गोविंद नारायण को बोलने से रोक दिया। गोविंद के मन में अपने मुख्यमंत्री के लिए गांठ पड़ चुकी थी, लेकिन 1967 के विधानसभा चुनाव में ये गांठ गुस्से के तपिश में बदल गई, जब चुनाव में गोविंद नारायण सिंह पर कांग्रेस के उम्मीदवार को हराने का इल्जाम लगा। गोविंद के इस इल्जाम की सजा मिली। गोविंद नारायण सिंह के अंदर के गुस्से को राजमाता सिंधिया भांप गई थी। तो जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हुआ करते थे, उस समय डीजीपी नहीं होते थे, आईजी होते थे, वो गृह मंत्री को रिपोर्ट करते थे और द्वारका प्रसाद मिश्र के गृह मंत्री थे गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह भी सामंती बैकग्राउंड से थे। वो राजमाता से मिल गए। उन दिनों जो अर्जुन सिंह द्वारका प्रसाद मिश्र के मंत्रिमंडल में पहली बार उप मंत्री बने थे, अर्जुन सिंह कहते रहे द्वारका प्रसाद मिश्र से कि आपके खिलाफ विद्रोह की प्लानिंग हो रही है, इतने विधायक इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने इस गुस्से को मुकाम तक पहुंचाने का फैसला लिया और गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस में तोड़फोड़ मचाने में जुट गए और इस तोड़फोड़ का नतीजा भी दिखा। कांग्रेस के 25 विधायकों ने अलग दल बना लिया। गोविंद नारायण सिंह ने विधानसभा में शिक्षा के मुद्दे पर चल रहे बजट के दौरान कांग्रेस से बगावत का ऐलान किया और फिर डीपी मिश्र ने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। इस सरकार की विशेषता ये थी कि वह सरकार कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करके बनी थी। अपदस्थ चुनाव के माध्यम से नहीं, बल्कि विधायकों का बड़ी मात्रा में दल बदल हुआ था और 1967 के साल पहली बार पूरे हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी सरकारों का सिलसिला जो चला, उसमें मध्य प्रदेश में भी संविद की सरकार बनी। संविद यानी संयुक्त विधायक दल की सरकार, और उस सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राजमाता सिंधिया ने। चूंकि राजमाता सिंधिया की द्वारका प्रसाद मिश्र के साथ में अनबन थी, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरा के रहूंगी, और उन्होंने विधायकों को धन बल, बाहुबल और तरह तरह के लालचों और तरह तरह के माध्यमों से उनका दल बदल करवाकर द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरवा दी और जो सरकार बनी वो संयुक्त विधायक दल की सरकार। लेकिन इन 25 विधायकों के टूटने का किस्सा भी महत्वपूर्ण है और राजनीति के कई दिग्गज इस किस्से का जिक्र अपने किताब में कर चुके हैं। तब के IAS ऑफिसर MN बुच अपनी किताब व्हेन द हार्वेस्ट मून इज ब्लू में लिखते हैं कि गोविंद नारायण सिंह विधानसभा में पैसों से भरा बैग लेकर विधायकों को खरीदने बैठते थे ताकि सरकार बनाने लायक नंबर जुटाए जा सके। वहीं दीपक तिवारी अपनी किताब राजनीति नामा में एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए लिखते हैं कि जब विधायक इकट्ठा हुए तो चांपा के विधायक विसाहू दास महंत को याद आया कि वे कपड़े साथ नहीं लाए हैं। वो एक विधायक शारदा चरण तिवारी को लेकर MLA रेस्ट हाउस के लिए निकले ताकि अपना बैग ला सकें। शारदा चरण तिवारी रास्ते में भोपाल टॉकीज पर उतर गए और विसाहू दास जब MLA रेस्ट हाउस पहुंचे तो उन्हें श्यामा चरण शुक्ल ने पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। इन सब राजनीति ड्रामों के बीच राजमाता के मैनेजमेंट और गोविंद नारायण सिंह की रणनीति ने डीपी मिश्र को गद्दी से हटाने में कामयाबी हासिल की। डीपी मिश्र के अपने बड़बोलेपन ने जमीन पर उतार दिया और फिर मध्य प्रदेश में संविद सरकार सत्ता में आई, जिसमें जनसंघ, राजमाता गुट और बागी कांग्रेस के विधायक शामिल थे। लेकिन गोविंद नारायण सिंह के लिए मुश्किल का दौर तो अब शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश की राजनीति या कहें कि देश की राजनीति में ये पहला मौका था जब सदन का नेता कोई और हो और मुख्यमंत्री कोई और। राजमाता विजया राजे सिंधिया संविद सरकार के समय नेता सदन थे और गोविंद नारायण सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री। सदन में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती थी जब विधायक राजमाता के पैर छूते नजर आते थे, जिसके लिए बाद में विधायकों को जांचा भी गया। माता सिंधिया ने अपनी एक जन क्रांति दल बनाया। उसके अलावा जनसंघ था, समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी उस समय नहीं, समाजवादी लोग थे, उनका जो पार्टी थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
इन सब से मिला के एक जो राजनीतिक गुट बना, एक जिसको कहें कोएलिशन बना, वो संयुक्त विधायक दल कहलाया। उसके मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बने। पर संयुक्त विधायक दल की जो सरकार थी उसकी विशेषता ये थी कि उसमें जो सदन की नेता थी वो राजमाता सिंधिया थी और मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह। संवित सरकार में गोविंद नारायण सिंह के डिप्टी यानी कि उप मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र सखलेचा, जो जनसंघ से आते थे, तो राजमाता खुद समन्वय का जिम्मा संभाल रही थी, जिसके कारण गोविंद नारायण सिंह को हर काम के लिए राजमाता के दरबार में चक्कर लगाना पड़ता था। गोविंद नारायण सिंह पर राजमाता की कठपुतली के तौर पर काम करने का आरोप लगता रहा। गोविंद नारायण सरकार पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे। सिंधिया के सहायक सरदार आंग्रे लगातार गोविंद नारायण सिंह को फोन पर राजमाता के आदेश सुनाते रहते। नियुक्ति ट्रांसफर के मामलों में राजमाता का दखल बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में गोविंद नारायण ने आदेश माने, लेकिन बाद में वे आजिज आने लगे। गोविंद नारायण सिंह लगातार राजमाता और जीपी के अदावत के कारण पिस रहे थे। राजमाता जहां जीपी पर कार्रवाई करने का दबाव सीएम पर डाल रही थी, तो गोविंद नारायण सिंह जीपी मिश्र से पुरानी दोस्ती के कारण ये करना नहीं चाहते थे। तमाम अदावतों के बाद गोविंद नारायण सिंह का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अर्जुन सिंह से बात कर कांग्रेस में वापसी की इच्छा जताई। इसके बाद अर्जुन सिंह ने कांग्रेस आला कमान से बात कर गोविंद नारायण सिंह को वापसी के लिए बोला और फिर पुराने कांग्रेसी ने राजमाता को छोड़कर फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। भानुमति का कुंबा जोड़ा जैसी सरकार थी, तो उसमें बहुत सारी मतभिन्नताएं थी, बहुत सारे विषयों को लेके मतांतर थे। जनसंघ के जो लोग थे वो अलग तरह की दक्षिणपंथी राजनीति करना चाहते थे, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, पृष्ठभूमि के लोग थे, वो अलग तरह की राजनीति के हामी थे। कुल मिलाके वो सरकार 19 महीने बाद अपने अंतर विरोधों के चलते ही गिर गई और गोविंद नारायण सिंह वापस से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गोविंद नारायण सिंह ने कांग्रेस में वापसी तो की, पर उनकी राजनीति लगभग समाप्त सी हो गई। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद गोविंद नारायण सिंह कांग्रेस की राजनीति के नेपथ्य में चले गए। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को सबसे पहले सत्ता से बेदखल करने वाले नेता गोविंद नारायण सिंह धार्मिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे। रिलीजन उनकी बहुत गहरी रुचि थी, बहुत ही धर्म के मामलों में वो बहुत गहरी रुचि रखते थे और उनका आखिरी समय पूरी तरह रिलीजियस स्टडीज में डिवोटेड रहा। तो उसमें हमेशा मेरी उन्होंने बहुत चीजें मुझे सिखाई। मुझे याद है बहुत छोटा था तो गायत्री मंत्र शायद मैं 6-7 साल का रहा हूँगा, उन्होंने पहली बार मुझे सिखाया और तो वो मेरे साथ उनके साथ मुझे सीख मिली, मुझे याद है। रिलीजन में उनका काफी इंटरेस्ट है। हालांकि गोविंद नारायण सिंह को बाद में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने राज्यपाल के पद पर भी बिठाया, लेकिन क्रूर राजनीतिक इतिहास ने हमेशा गोविंद को एक ऐसे नेता के तौर पर ही याद किया जो अपनी पार्टी में तोड़फोड़ मचाकर सत्ता के लिए नैतिकता दांव पर रखकर सीएम बनने वाले नेता के तौर पर याद रखा जाता है। ये भी याद रखिए, गोविंद नारायण सिंह जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, कुछ ही 1.5 साल मुश्किल से रह पाए और उनकी यानी वो फिर प्रदेश की राजनीति में कभी ऊपर नहीं आए। अब इतिहास का क्या, वो अपने गति से लोगों की कहानी लिखती जाती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास में कुछ खास वजहों से याद किए जाते हैं। गोविंद नारायण सिंह उन लोगों में से एक हैं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज स्टेट। गोविंद नारायण सिंह तमाम उठापटक के बीच महज 18 महीने में सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वापसी की राह तलाशने लगे। अब राजमाता को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो गोविंद नारायण की जगह लेकर विधायकों को अपने साथ जोड़े रखे। तब राजमाता विजयराजे सिंधिया को एक और राजघराने की मदद मिलती है। तब सारंगगढ़ रियासत के राजा नरेश चंद्र सिंधिया की मदद से मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन महज 13 दिन के लिए। लेकिन ऐसा क्या था जो प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री को महज 13 दिनों का वक्त मिल पाता है?
गोविंद नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री पद के मोह में कांग्रेस से बगावत की थी और संवित सरकार में अब राजमाता सिंधिया की दखल उन्हें पच नहीं रही थी। सो गोविंद वापस कांग्रेस में घर वापसी की योजना बना रहे थे। अर्जुन सिंह से लगातार संपर्क में थे, पर ये जाते तो भला गद्दी कौन संभालता। तो नाम आगे आया मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और सारंगढ़ रियासत के राजा नरेश चंद्र सिंह का। गोविंद नारायण सिंह की सरकार गिरी तो उसके तत्काल बाद जिसको कहें कि एक मध्य प्रदेश में 13 दिनों के मुख्यमंत्री हुए राजा नरेश चंद्र सिंह। राजा नरेश चंद्र जी की विशेषता ये थी कि वे आदिवासी राज परिवार से आते थे, तो इस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक आदिवासी विधायक भी मुख्यमंत्री हुआ। गोविंद के इस्तीफे के बाद राजा नरेश चंद्र ने 13 मार्च 1969 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और ठीक 13 दिन बाद उन्हें इस गद्दी को छोड़ना भी पड़ा। कहते हैं राजा नरेश चंद्र की मुख्यमंत्री बनने की हसरत उन्हें संवित सरकार में लेकर आई और जब उन्होंने राजमाता सिंधिया के सामने मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की तो राजमाता ने कहा, जिस तरह गोविंद कांग्रेस से विधायक तोड़कर लाए और मुख्यमंत्री बने, उसी तरह तुम भी विधायक तोड़कर लाओ। जन क्रांति दल मोर्चा और जनसंघ का समर्थन हम तुम्हें दिलाएंगे। कांग्रेस की ओर से एक तरीका सोचा गया और उसमें राजा नरेश चंद्र सिंह जी के बारे में पूछा गया और उनको वो जितने कांग्रेस छोड़ के गए थे जो कि वापस आना चाहते थे उनको उनका नेतृत्व स्वीकार हुआ। तो इसमें गोविंद नारायण सिंह जी की भी सहमति थी और ये सब इससे ये एक स्क्रिप्ट लिखी गई और स्क्रिप्ट लिख के उनको वो वहां गए और ये था आइडिया कि इनके नेतृत्व में सारे के सारे एक मुश्त सब लोग वापस आ जाएंगे और वो जानते थे कि वो अपने एक निश्चित एक एजेंडा को लेके वो मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं और उन्होंने ये एक अल्पज्ञात तथ्य है लेकिन उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री बनने के बाद में उन्होंने किसी और अपना मंत्रिमंडल बनाने की और न कोई पहल की न कुछ किया, वो उनके एजेंडा में नहीं था, बल्कि राजभवन में शपथ लेने के बाद में वो मुख्यमंत्री निवास नहीं गए, अपने जिस आवास में रहते तो वहीं आए। वहीं दूसरी तरफ राजा जी के रिश्तेदार बताते हैं कि गोविंद नारायण को कांग्रेस में वापस लाने के लिए राजा नरेश चंद्र की शहादत दी गई। उनके मुताबिक गोविंद कांग्रेस में वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, पर एक चेहरे की जरूरत थी जो शहीद किया जा सके। नरेश चंद्र को कांग्रेस की तरफ से फरमान आया कि संवित सरकार का हिस्सा बनकर मुख्यमंत्री पद संभाले ताकि गोविंद की वापसी कराई जा सके। हुआ भी यही, नरेश मुख्यमंत्री बने और गोविंद ने कांग्रेस में वापसी करी, पर नरेश चंद्र ये समझ चुके थे कि गोविंद के लिए कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल किया है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतरने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला ले लिया। लेकिन इस सब में आदिवासी बिना छल कपट के जीवन जीने वाले सीधे सरल राजा नरेश चंद्र सिंह जी को कुछ ये भाया नहीं। इसके पहले तक जब वो मंत्री में थे, मंत्री के रूप में थे, राजनीति में थे, आदिवासी कल्याण के लिए काम करते थे, घूमते थे, सब करते थे, उनका मन संतुष्ट रहता था, खुश रहता था। लेकिन ये जो छल कपट की राजनीति 2 और 2 5 वाली और ये कुछ भाई नहीं, और मन उन्होंने पहले ही बना लिया था। जैसे ही इनका ये काम कंप्लीट हुआ, जो गए थे वो लोग वापस कांग्रेस में आ गए और इधर आने के बाद में ये हुआ कि पहले से था कि ये आ जाएंगे और श्यामाचरण शुक्ल जी नेता चुन लिए जाएंगे और कांग्रेस की सरकार शपथ ले लेगी। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया, उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। पर राजनीति को नमस्ते कर चुके राजा नरेश चंद्र की याद कांग्रेस को 11 साल बाद आई। इंदिरा ने सारंगढ़ के महाराज को फोन मिलाया। राजा नरेश चंद्र ने जब फोन उठाया तो फोन के दूसरी तरफ इंदिरा गांधी थी। इंदिरा ने कहा, कांग्रेस को आपकी जरूरत है, आपको रायगढ़ से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई करनी है। पर नरेश चंद्र राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लौटने को इनकार कर दिया, पर कांग्रेस की जरूरत और मैडम इंदिरा के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, अपनी बेटी पुष्पा को चुनाव लड़ाया। लेकिन उसके बाद में
1979 के अंत में फिर एक अवसर आया जबकि उनको राजनीति में आने के लिए बहुत दबाव पड़ा, और यहाँ तक कि ये तब की बात है जब जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और चरण सिंह जी का भी इस्तीफा हो गया था, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई थी और लोकसभा की मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई थी। उस समय में इंदिरा गांधी जी 12 वेलिंगटन क्रिसेंट में दिल्ली में रहा करती थी और लैंडलाइन के फोन का जमाना था। नरेश चंद्र सिंह जी गिरिविलास पैलेस में रहते थे सारंगढ़ में, तब उस समय में फोन आया था वहां से और इंदिरा जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि आप ये चुनाव होने वाले हैं, घोषणा हो गई है लोकसभा के, आप रायगढ़ लोकसभा से हम लोगों की पार्टी की ओर से चुनाव लड़िए। उन्होंने पोलाइटली उन्होंने थैंक्स दिए, लेकिन पोलाइटली उसको उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और उनका तर्क सिर्फ ये था कि नहीं इंदिरा जी, अब एक बार इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, मैं पॉलिटिक्स से बाहर आ गया हूँ, तब नहीं। फिर इंदिरा जी ने कहा कि अगर वैसा है तो फिर आप अपनी किसी बेटी का नाम बताइए। उन्होंने बेटियों से सलाह किया और उन्होंने अपना नाम रिकमेंड किया और उसके बाद में फिर 1980 का चुनाव पुष्पा देवी सिंह जी ने लड़ा और वो फिर आगे कहानी एक अलग उसमें चली। इस तरह से अपनी आदिवासी प्रजा के लिए राजनीति में आने वाला सीधा साधा मुख्यमंत्री छल कपट की राजनीति के चलते हमेशा के लिए राजनीति को अलविदा कह गया। पर कांग्रेस के लिए अपनी वफादारी के चलते बेटी को रायगढ़ की कमान संभाल गया। टीम न्यूज स्टेट। 2 साल के अंदर अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार 2 मुख्यमंत्री देने के बावजूद सत्ता से बेदखल हो जाती है और अब वक्त डीपी मिश्र का था और मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन क्यों, इस पर बात करेंगे मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।